हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर भावेश पटेल हियर, पैशनेट ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है गुलियन बैरी सिंड्रोम। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। वैसे तो मैं ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक्स और स्पोर्ट्स के रिलेटेड केसेस लाता हूँ, पर आज मैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाया हूँ क्योंकि ये बहुत ही खास तरह का डिसीज़ है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं। ये गुलियन बैरी सिंड्रोम जो है ना, वो लाखों में एक आदमी को होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही खास किस्म का डिसीज़ है। लाखों में सिर्फ एक आदमी को होता है। ठीक है, ये गुलियन बैरी सिंड्रोम में होता क्या है वो ओवरव्यू में जानते हैं। तो गुलियन बैरी सिंड्रोम में ना हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, वो हमारे खुद के ही नस के जो सेल्स होते हैं ना, नस की जो कोशिका होती है उस पर हमला कर देते हैं और हमारी नसों को ही डैमेज करने लगते हैं। हमारी जो नर्व्स होती है ना, मतलब हमारी नर्व्स जो होते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रिकल वायर की तरह होती है। मतलब जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, हमारी नस में जो बीच का जो पार्ट है ना, जिसको एक्सोन बोलते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ले जाती है, इसके ऊपर जो ये माइलिन शीथ है ना, वो एक इंसुलेटेड कवर है, अवाहक कवर है, जो अंदर के जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जाते हैं ना, उसको बाहर स्प्रेड होने से रोकते हैं। मतलब वो सही ढंग से मसल्स में या कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन पहुंचाना हो तो उसको सही ढंग से वहाँ पे पहुंचाते हैं। तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है ना, वो ये माइलिन शीथ को और एक्सोन को डैमेज करने लगती है। तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है वो इधर उधर स्प्रेड होने लगते हैं। तो उससे वो जो पेशेंट हो उसको हाथों में, पैरों में झुंझुनाहटी महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। वो इम्पल्स जो है वो सही ढंग से ना पहुंचने की वजह से वहाँ पे हाथों के, पैरों के जो मांसपेशियाँ जो होते हैं ना, वो शिथिल होने लगती है, नरम पड़ने लगती है। नॉर्मली हमारे हाथों में, पैरों में जो मसल्स होते हैं उसमें एक टोन होता है, मतलब वो उतने नरम नहीं होते, उसमें एक पावर रहता है। तो ये जो ब्रेन में से जो इम्पल्स आते हैं वो इंटरप्ट हो जाते हैं इसमें। तो जो नॉर्मल जो मसल्स में पावर होना चाहिए वो ख़त्म हो जाता है और वो नरम हो जाते हैं और वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो ये हो गया इसका ओवरव्यू। अभी जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। तो जैसे कि आपको बताया कि इसमें ज़्यादातर केसेस में हाथों में, पैरों में झुंझुनाहटी होने लगती है। फिर वो वहाँ पे पेशेंट बोलता है कि उसको वहाँ पे जैसे पिन भौंक रहा हो ना, वैसे वहाँ पे सेंसेशन महसूस होते हैं। केसेस में ये हाथों या पैरों से शुरू होता है। हाथों और पैरों में झुंझुनाहटी शुरू हो जाती है, दर्द होता है और हाथों और पैरों के जो मसल्स होते हैं ना, वो नरम पड़ने लगते हैं, मुलायम पड़ने लगते हैं, वो धीरे धीरे पैरालाइज होने लगते हैं। इसके कभी कभी एडवांस स्टेजेस में फेफड़ों और दिल पे भी असर होता है। फेफड़ों में उसको, पेशेंट्स को ब्रीदिंग लेने में, मतलब वही सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। और हृदय, दिल की भी जो दिल की जो नॉर्मल रिदम होती है ना, वो भी एबनॉर्मल होने लगती है। कभी कभी हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, कभी कभी लो हो जाते हैं, तो इसको रिदम भी वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो ये इसका एडवांस स्टेज है। फिर कभी कभी कोई कोई केसेस में पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होती है। वो चलने में हेजिटेशन महसूस करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो गिर जाएगा, क्योंकि उसके मसल्स जो है ना वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे। फिर उसको बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर कुछ निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, खाना चबाने में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गए इसके सिम्टम्स। फिर उसको, उसके ब्लड प्रेशर जो है ना वो भी फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गए उसके सिम्टम्स। जानते हैं इसका कॉजेस। जैसे कि हमने कॉजेस में हमने जाना कि हमारे जो नर्व्स के जो सेल्स होते हैं ना, नस के जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, वो डैमेज होने लगती है और इसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसका एग्जैक्ट कोज तो अभी तक जाना नहीं गया है। अभी तक रिसर्चर्स इस पे रिसर्च कर रहे हैं और इसका एग्जैक्ट कोज अभी तक नहीं जाना गया है। इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ना, वो भी मतलब सिम्टोमेटिक होती है। इसका मतलब क्योर आज तक ढूंढा नहीं गया है। ठीक है, इसकी जो मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है, इसमें जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, दिल की कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए उसको वेंटिलेटर पर रखते हैं जब तक कि ये अटैक सबसाइड ना हो जाए, कम ना हो जाए। ठीक है, तो इसके कॉजेस से इससे ज़्यादा है, उसको एक और वर्ड से हम बोलेंगे रिस्क फैक्टर्स। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? तो जिसको अभी अभी मतलब वैक्सीनेशन कराया हो, जैसे कि वैक्सीनेशन मतलब हड़कवा का वैक्सीनेशन कराया हो, फिर धनुर का वैक्सीनेशन कराया हो, टाइफाइड में वैक्सीनेशन कराया हो, ऐसे कोई भी वैक्सीनेशन कराने के
कुछ दिनों या हफ्ताओं के बाद ये GBS जो है ना वो एक्टिवेट हो सकता है, पर वो लाखों में एक को हो सकता है। मतलब कि वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, वो कब लाखों में एक आदमी को ही ऐसे रिएक्शन आ सकता है। एज में जिन लोगों की भी ज़्यादा एज है उन लोगों में उन लोगों में इसकी मॉर्टालिटी रेट मतलब मृत्यु दर ज़्यादा रहता है। फिर एक कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी करके बैक्टीरिया है जो सही ढंग से चिकन को पकाया ना गया हो ना तो उसमें ये बैक्टीरिया होने के चांसेस रहते हैं, तो इससे भी ये GBS ट्रिगर होने के चांसेस रहते हैं। फिर इन्फ्लुएंजा वायरस है, फिर एप्स्टाइन बार वायरस है, फिर रिसेंटली जीका वायरस से भी ये GBS के अटैक होने की चांसेस रहते हैं, ऐसा पाया गया है। फिर HIV एड्स का वायरस है, फिर हेपेटाइटिस A, B, C एंड E का, फिर कोविड-19 का इन्फेक्शन के बाद भी ये होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा पाया गया है। तो प्लाज्मा न्यूमोनिया, फिर सर्जरी के बाद भी ये GBS होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगा हो, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर कुछ इन्फेक्शन लगा हो तो ये भी उससे भी GBS ट्रिगर होने के चांसेस रहते हैं। जानते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने जाना कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पेशेंट ब्रेथलेस हो जाने लगे तो वो उसके मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको तुरंत वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। फिर ये उनके हाथ और पैर जूठे पड़ने लगते हैं, जिसमें धीरे धीरे वो पैरालाइज होने लगते हैं। पैरों में झुंझुनाहट आती है, दर्द होता है, फिर हाथ और पैर पैरालाइज हो जाते हैं। कि हार्ट रेट्स और ब्लड प्रेशर जो है ना वो इरेगुलर हो जाता है। किन केसों में हार्ट रेट बहुत बढ़ जाते हैं, कभी कभी बहुत डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी डाउन हो जाता है। मतलब उसकी जो रिदम होती है वो इरेगुलर हो जाती है। तो इससे में ना यूरिन और स्टूल पास करने की उनकी क्षमता जो है ना उसका कंट्रोल भी छूट जाता है। फिर अगर पेशेंट अगर ज़्यादा समय तक इमोबिलाइज रहे ना, मतलब मूवमेंट्स ना करे, तो उन लोगों में DVT मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के भी चांसेस रहते हैं, मतलब ब्लड क्लॉट होने लगता है, तो वो भी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो ये होने के चांसेस भी रहते हैं। फिर ज़्यादा समय तक इमोबिलाइज रहने की वजह से उन लोगों को प्रेशर सोर्स जनरेट होने के भी चांसेस रहते हैं। मतलब कि जो एरिया में वो ज़्यादा लेटे रहे तो वो एरिया में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे ऐसे जख्म होने लगते हैं, जो जिसमें इन्फेक्शन अगर हो तो वो भी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जानते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या है। जैसे कि आपको मैंने बताया, इसका कोई अभी तो नॉन ट्रीटमेंट क्योर नहीं है, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर रेमेडी नहीं है जिससे ये क्योर हो जाए। पर इसका जो और अदर सिम्टम्स जो है ना, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो, फिर बॉवेल और ब्लडर पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर दर्द हो रहा है, तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है जब तक कि ये गुइलेन-बारी सिंड्रोम्स का अटैक सबसाइड ना हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए प्लाज्माफेरेसिस करके ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें पेशेंट का ब्लड जो है ना वो एक मशीन से पास करते हैं और उसमें से प्लाज्मा को खींच लेते हैं, जिसमें ये ऐसे एंटीबॉडी हो जो हमारे जो नर्व्स के जो सेल्स हैं उस पर अटैक करते हैं, तो उसको खींच लेते हैं और ब्लड और दूसरे जो सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, उसको फिर से बॉडी में भेज देते हैं। और उसकी एक दूसरी और ट्रीटमेंट है इम्यूनोग्लोबुलिन करके के है, कि इम्यूनोग्लोबुलिन को पास करते हैं, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। ये दोनों ट्रीटमेंट ही इफेक्टिव है, तो दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट ज़्यादातर पसंद करते हैं। अब फिर पेशेंट मेडिकली स्टेबल होने के बाद भी उसका जो पैरालिसिस हुआ है उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए फिजियोथेरापिस्ट उसकी स्ट्रेंथनिंग, बहुत सी तरह तरह की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और वो धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। अभी जानते हैं कि इसका आउटलुक कैसा है, मतलब गुइलेन-बारी सिंड्रोम हो जाने के बाद पेशेंट की कंडीशन कैसी रहती है। तो ज़्यादातर केसेस में पेशेंट रिकवर हो जाता है, उसका मैक्सिमम 1 ईयर में वो उसका जैसे था वैसा पहले की तरह नॉर्मल इंडिपेंडेंट हो जाता है। बहुत से केसेस में ये 2 to 3 इयर्स भी लग सकते हैं। और उसका जो मोर्टालिटी रेट है, मतलब मृत्यु दर जो है ना वो बहुत कम है, 4 to 7% है। मतलब बहुत से केसेस रिकवर हो जाते हैं, पर उसमें फिर से होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है,
तो हमने ये आज गुलियन बारी सिंड्रोम के बारे में जाना। और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।